हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी महामैराथन क्लास। कैसी महामैराथन क्लास है? देखिए, 2022 ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो इसमें हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के 800 से 900 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस ये कवर करने वाले हैं। और मेरा टारगेट ये है कि आपको 1000 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन ये कवर करा दिए जाएं। बाकी के जो बच जाएंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, और जरूरत पड़ी तो पिछले साल यानी कि 2021 के लास्ट लास्ट के 2-4 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ मैं पिक कर लूंगी। फिलहाल हम जनवरी टू दिसंबर करंट अफेयर पर फोकस कर रहे हैं। तो जनवरी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ आते जाएंगे। और पार्ट वाइज ये आपका जो करंट अफेयर है आप लोगों को मिलते रहेगा। जितने क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर पाएंगे उतने ही करेंगे। कहने का मतलब है कि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा ना हो और आपको कंटेंट भी अच्छा मिल जाए। इस बेस पर आज की ये सीरीज शुरू होने वाली है। और फिर इसके सभी पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तभी आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके क्या किया जा रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि मैं जनवरी से शुरू कर रही हूँ, तो जनवरी के टाइम ही ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है, इसे वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में अन्य कई नाम बदले गए हैं, जैसे कि हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौक है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय, अयोध्या मंदिर जाने वाला मार्ग कल्याण सिंह के नाम पर, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, फैजाबाद कैंट या अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा, और मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन इसे बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, तो जनवरी 2022 में ही रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं वीके त्रिपाठी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी। जबकि जो हमारे रेल मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव है, आप लोगों को मालूम ही है। रेलवे बोर्ड की स्थापना ना ये 1905 में हुई थी। और भारत में रेलवे किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी की। उत्पल कुमार सिंह तो ये ना लोकसभा के महासचिव है, इतना तो आप लोगों को मालूम ही है। अब देखिए, अब मैंने कहा जैसे कि इसके पार्ट वाइज वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मान लो मैं 8वां 9वां पार्ट पहुंची, ऐसे में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बदल दिए गए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और कुछ नियुक्तियां यदि बदली जाती है तो मॉडिफाई करके प्रोवाइड कराऊंगी। आज डेट है, आज 18 दिसंबर है जब मैं ये फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं बता दूंगी। फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है वो बता रही हूँ। जैसे कि जनवरी टाइम में आपको पता था कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? ये थे अनिल बैजल थे। अनिल बैजल जनवरी टाइम में, लेकिन अब बदल दिए गए हैं। ये है विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आप किसे कह सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसका 9वां सदस्य ये बनने जा रहा है इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 9वां 5 तो मैंने बता दिया कि 5 देशों का संगठन ब्रिक्स है, लेकिन इसके अलावा भी बीच में यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे इसके नाम की सिफारिश की गई थी। तो 5, 3, 8 और 9वां जो सिफारिश है ये मिस्र को मिला है। मिस्र की कैपिटल हो जाएगी काहिरा, करेंसी हो जाएगी इजिप्टियन पाउंड। स्वेज नहर की लोकेशन कुछ यही आप देख सकते हैं। वैसे ही ईरान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य बना है। पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर आप कह सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का ये 11वां सदस्य बनने जा रहा है। एंटीगुआ बाराबुडा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां मेंबर कंट्री बना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो रिसेंटली मतलब जनवरी की बात है, जो वीरेंद्र सिंह पठानिया है ये भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कुछ अन्य नियुक्तियों में देखेंगे तो बीएसएफ के हैं पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के एसएल थाउसन है, सीआईएसएफ के सीएल वर्धन सिंह, एनसीसी के हो जाएंगे गुरबीपाल सिंह। वैसे ही एम गणपति का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम गणपति जो कि किसके हो जाएंगे? ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक। सामंत कुमार गोयल ये भारत की जो खुफिया एजेंसी ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के महानिदेशक है। जबकि आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो जाएंगे तपन कुमार डेका। अगला प्रश्न है, देश की पहली कागज रहित या पेपरलेस कोर्ट कौन बनी है? तो रिसेंटली जो केरल हाई कोर्ट है ये देश की पहली कागज रहित कोर्ट बन गई है। मतलब कि यहाँ जो काम है पूरी तरह से डिजिटली किया जाएगा। वैसे ही यदि आप रिलेट करो तो गुजरात हाई कोर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट केसेस की
लाइव यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग, एक सेकेंड यहाँ पर स्पेलिंग मिस हो गया, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट बना था। वैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट, ये सितंबर अक्टूबर के जब करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। एआई बेस्ड लोक अदालत का आयोजन करने वाला, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला हाई कोर्ट राजस्थान है। जबकि ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो रॉयल्स रॉयस कंपनी के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इसने विश्व के सबसे तेज इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने में सफलता हासिल की है। ये जो विमान है 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। और इसी के साथ रोल्स रॉयस ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेन ने, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इसने वर्तमान में जो 212 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्पेस एक्स ना ये एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी, जबकि वहां की सरकारी स्पेस कंपनी का नाम है नासा। स्काई रूट ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मौत हुई है? अब ऐसे जो आंकड़े होते हैं ना, इसके एग्जैक्ट आंकड़े एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो ये आंकड़ा आप याद रखेंगे, 126 बाघों की मौत पिछले साल यानी कि 2021 में हुई थी। ठीक है। 2021 में 126 बाघों की मौत हुई, जो कि अब तक का सबसे अधिक का आंकड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बलदेव प्रकाश किस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं? तो ये जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं, जिसकी स्थापना 1938 में हुई। श्रीनगर में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसी श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। यदि मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। अतुल कुमार गोयल इसके एमडी सी हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी भी जो स्थापना है ये 1994 में की गई थी। 1994 में मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इसके जो सीईओ है ये शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो देश का पहला धुआं मुक्त राज्य ये जनवरी के टाइम बना था हिमाचल प्रदेश। मतलब कि यहाँ हर घर में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी सुविधा प्रोवाइड करा दी गई है। मतलब कि लकड़ी से अब खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे जो धुआं निकलता है अब उससे तो हर घर को मुक्ति मिल चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि देश का पहला हर घर धुआं मुक्त राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। और यदि आप ना नवंबर टाइम आएंगे, मतलब जब मैं आपको दिसंबर का जब करंट अफेयर डिस्कशन करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना ये बदल दिए गए हैं। अभी जनवरी के टाइम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, जयराम ठाकुर ही पढ़ रहे थे आप लोग, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि सुखविंदर सुक्खू ये बने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उस समय हम डिस्कशन कर लेंगे। वैसे ही स्पोर्ट्स से रिलेट करोगे तो 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती थी, लेकिन 2022 में अपडेट होके ये हो गया है सौराष्ट्र। ठीक है। तो बिहार आप ये रिलेट कर सकते हो, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट बिहार में स्थापित किया गया है। बिहार के पूर्णिया में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो बना है ये बना है गोवा। और आंध्र प्रदेश जो है ये जेंडर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे ज्यादा ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त आप कह सकते हैं, ये कौन रहा राज्य? तेलंगाना। मतलब कि सबसे ज्यादा ऐसे गांव जो कि खुले में शौच मुक्त है ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में मतलब राज्य में यहाँ टोटल 14,200 गांव है। इन 14,200 में 13,737 गांव ऐसे हैं जो कि ओडीएफ प्लस सूची में है। मतलब कि लगभग 96.74% का ये आंकड़ा है। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। और हैदराबाद में मैंने क्या बताया है आप लोगों को, हैदराबाद में एक रिलेट कर सकते हो, रॉक म्यूजियम स्थापित किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। और भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है।
स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा का भी अनावरण हैदराबाद में ही किया गया है। गुजरात जो है बालिका पंचायत का गठन करने वाला पहला राज्य है। अब बालिका पंचायत वाला सवाल सितंबर अक्टूबर के टाइम में आएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में जस्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि एआई बेस्ड अदालत का आयोजन करने वाला पहला हाई कोर्ट है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कि अभी अक्टूबर नवंबर 2022 में भी जारी की गई, इसमें सेम बात कही गई जो पिछले साल कही गई थी कि सुसाइड के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसमें से जो एप्पल है ये $3 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू इसने क्रॉस कर लिया, जो कि अभी तक की सबसे अधिक की वैल्यू है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 1976 में शुरू हुई इस एप्पल कंपनी ने अगस्त 2018 में, 2018 की बात है, मतलब लगभग 4 साल पहले 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था। और ये उपलब्धि हासिल करने में इसे लगभग 42 साल लग गए थे। लेकिन देखिए 2018 से इसके ग्रोथ का जो सिलसिला है ये अभी तक जारी है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। ठीक है। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और ट्विटर का अधिग्रहण ये भी नवंबर टाइम में पढ़ाऊंगी कि एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण है जो कि $44 बिलियन में कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली, रिसेंटली नहीं कहना चाहिए बार बार क्योंकि जनवरी का अपॉइंटमेंट है। जी अशोक कुमार ये बने हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक, जो कि 1991 बैच के तेलंगाना कैडर के ऑफिसर हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जल शक्ति मंत्री हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर चाचा चौधरी है। और देखिए गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर ये वाराणसी है, जबकि सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो ये कानपुर हो जाएगा, है ना। गंगा नदी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, कौन सी हो जाएगी? ये यमुना हो जाएगी। ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा होगा, क्लासेस मेरी रिकॉर्ड है और मतलब लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। विवेक गोगिया की नियुक्ति कहाँ की गई है? कुछ याद आया? 2-3 बार इनका डिस्कशन मैंने किया था। विवेक गोगिया की नियुक्ति एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में की गई है। और अजय माथुर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, मतलब भारत की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव। और 49वें मुख्य न्यायाधीश भारत के यू ललित थे। 50वें तो वाई वी चंद्रचूड़ बन गए हैं। इनका भी डिस्कशन दिसंबर नवंबर टाइम आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी अपडेट करके ही सारी चीजें बता रही हूँ, इसलिए मैंने डेट मेंशन कर दी है कि किस डेट को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि कुछ चीजों में यदि परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है तो मैं अपडेट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। अगला प्रश्न है, माफ कीजिए ये बहुत पीछे चले गए हम, ये गलत हो गया। कौन से क्वेश्चन में थे? क्वेश्चन नंबर 13, आईएसए जिसका अभी डिस्कशन मैंने किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए मेंबर के रूप में किसे जोड़ा गया? पहले मैं इसके बारे में बेसिक बता देती हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी। जब COP21 हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015 में, कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तब भारत और फ्रांस ने पहल की थी कि ऐसे देश जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, उनके बीच में सोलर टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। इन देशों को बढ़ावा दिया जाएगा सोलर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। कुल मिलाकर के रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक पहल थी। तो पहले तो केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब ऐसी कंट्री जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर भी आती हैं वो शामिल हो रही है। जैसे कि 101वां मेंबर कंट्री जो शामिल हुआ ये अमेरिका था, और 102वां मेंबर कंट्री, यही इसकी लोकेशन है, एंटीगुआ बाराबुडा, ये 102वां मेंबर कंट्री इसमें शामिल हुआ है। अमेरिका ये 101वां। मिस्र के बारे में बता चुकी हूँ, एनडीबी का नया सदस्य, और ईरान एससीओ का नया सदस्य। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? जस्ट मैंने डिस्कशन किया था, ये जो ओपन रॉक संग्रहालय है उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मुंबई अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है, और लखनऊ ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा।
हम लोग आधे घंटे की ही क्लास किया करेंगे क्योंकि आप लोगों को अदर सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। तो जैसे ही आधे घंटे की क्लास आपकी हुआ करेगी हम क्लास स्टॉप कर दिया करेंगे। मायने नहीं रखता कितने क्वेश्चन कवर किए, बस ड्यूरेशन हम आधे घंटे रखा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसे मैं एक लाइन में बताऊं कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन किसने लॉन्च किया है, तो चाइना के द्वारा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन ये लॉन्च कर दिया गया है। और इसका जो नाम है ये है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकोमेव। इस साल 2022 में आपके जो एग्जाम हुए थे ना उसमें मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही गया था। चाइना की लोकेशन एशिया मैप में आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हो जाएंगे। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो कि भारत और चाइना के बीच में होती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ नहीं निकलवाएंगे क्योंकि आपको कंप्लीट पीडीएफ फ्री में मिल रही है, तो क्यों आपको प्रिंट आउट निकलवा करके पैसे वेस्ट करने हैं। मैं अच्छे से आपको बताते हुए पढ़ाते हुए चल रही हूँ, और फिर रिवीजन की जरूरत पड़े तो पीडीएफ पढ़ लेंगे। और वीडियोस तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है ही, इसलिए मैं ड्यूरेशन ज्यादा नहीं कर रही कि आप कंफ्यूज ना हो। स्विट्जरलैंड ने मौत की मशीन को मंजूरी दी थी जिसका नाम था सार्को। जापान के सहयोग से भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलने जा रही है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और रशिया ने एक सरमत मिसाइल का परीक्षण किया जो कि अंतर्दीपीय मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजे जा सकने वाली मिसाइल। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो जिस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके आंकड़े तो चेंज होते रहते हैं कि भाई आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रेडिक्ट की है, अभी चल रहा है दिसंबर, और मैं बता रही हूँ कि भाई ये रिपोर्ट, बस इतना याद रखना है कि रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। आंकड़े मायने नहीं रखते क्योंकि कब आपका एग्जाम होना है, उस समय के क्या आंकड़े रहते हैं, और मैं बता ही चुकी हूँ। ये जो क्लास है मैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, हर तरह के एग्जाम को टारगेट करते हुए। ये मैराथन क्लास है जो कि आपको हर बैच में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना 1945 में हुई। वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी टोटल 190 मेंबर कंट्री हैं। और क्रिस्टिना जॉर्ज युवा प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हो जाएंगे। विश्व बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लेकिन 2 साल से इस रिपोर्ट के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आईयूसीएन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। आईयूसीएन ये रेड डेटा बुक रिलीज करता है। आईयूसीएन की क्या फुल फॉर्म बनती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। 2022 का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें टॉप पर कौन है, ये मई जून में रिलीज किया गया था, यहीं पर बता देती हूँ। नॉर्वे टॉप पर है। और इंडिया की क्या रैंकिंग है, 150, 150। इसे स्पष्ट लिख देती हूँ ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो। 150, 150। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसके महानिदेशक बने हैं हैथम अल घिस। इस संगठन की स्थापना 1960 में हुई। इराक में स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया वियना में हो जाएगा। ये वही वियना ऑस्ट्रिया है जो कि दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी बनी थी। ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, कतर इसके ये मेंबरशिप छोड़ चुका है, कतर इसका मेंबर नहीं है। मैप मुझे ऐसा मिला इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है। टेड्रोस अदानोम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक नकोजी अंकोजी है, जबकि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र आप कह सकते हैं, इसके महानिदेशक एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया, कितने, तो टोटल 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें कि अल्बानिया है, ब्राजील है, गैबॉन है, घाना है और यूएई है। पहले भी मैं इस संगठन के बारे में बता चुकी हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि इस बार भी अध्यक्षता ना ये भारत के पास ही थी। ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक तरह का संगठन है। और अभी दिसंबर में वैसे अध्यक्षता भारत भी करने जा रहा था। तो भारत कैसा सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। देखो इसमें ना 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी। देखिए मैंने 10 लिख दिया, माफ कीजिएगा। टोटल 15 मेंबर कंट्री होती हैं, जिसमें कि 5 स्थायी होती है। अब इस 5 स्थायी से प्रश्न बनता है कि दिए गए ऑप्शन में कौन इसमें स्थायी कंट्री नहीं है। चलो पांचों का नाम लिख देती हूँ जो स्थायी है। चाइना है, फ्रांस है, और यूके है,
यूएसए है, एक मैं मिस कर रही हूँ, चाइना, फ्रांस, हाँ रसिया, रसिया, ये 5 इसकी परमानेंट मेंबर कंट्री है। और जो है ना 10 है अस्थायी सदस्य, इसी 10 में भारत भी आता है। इन 10 सदस्यों का जो नियुक्ति है ना, मतलब हर 2 साल में ये चेंज हो जाती है। बाकी जो परमानेंट है वो तो है ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन बने? झांग मिंग बने हैं एससीओ के महासचिव। इन्होंने व्लादिमीर नोरोव का स्थान लिया है। एससीओ की स्थापना 1996 में हुई, लेकिन इसका नामकरण ना एससीओ किया गया 2001 में, जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। और ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 75वीं सत्र थी ना लास्ट ईयर, इसकी अध्यक्षता अब्दुल्ला साहिद ने की थी, जो कि मालदीव के थे। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है? तो इसमें से जो जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जबकि ऊर्जा संरक्षण में जो राज्य टॉप पर है ये राजस्थान हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने घोषणा की कि 2020 में वाटर कंजर्वेशन के लिए जो उत्तर प्रदेश ने अपने प्रयास किए हैं, पानी को संरक्षित किए जाने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान, इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ करंट के क्वेश्चन, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ना जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसे T-2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का मिला। 2022 वाला किसे मिला है वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैराथन क्लास तो बहुत लंबी होने वाली है, मतलब मोर देन 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बार बार उत्तर प्रदेश का डिस्कशन आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में मैं उत्तर प्रदेश के फैक्ट बता करके आप लोगों के लिए टफ नहीं करती हूँ। एक फैक्ट देखते चलते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का डिस्कशन आएगा तो फिर नए फैक्ट डिस्कस करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आप यहाँ से रिलेट कर लो। दूसरा, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इन सभी के क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा खुटकुंटी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। खबरों में क्यों आया था? क्योंकि झारखंड में पेड़ों को अवैध रूप से काटने और बेचने के आरोप में कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पीटा था। और मतलब कि इस कदर पीटा, साथ ही उस व्यक्ति को फिर पेड़ से मतलब लगा करके जिंदा जला दिया गया था। खुटकुट्टी प्रणाली में क्या होता है ना, भूमि का जो संयुक्त जोत है, ये आदिवासी वंश आधारित प्रणाली, मतलब किसी एक व्यक्ति का इसमें स्वामित्व नहीं हो सकता, एक पूरे ग्रुप का इसमें स्वामित्व, और कोई अपनी मर्जी से इस जमीन को काट करके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मतलब पूरे कबीले की होती है ये मतलब जो वृक्ष है ये पूरे कबीले का माना जाता है, इसका संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। झारखंड की राजधानी ये हो जाएगी रांची। देखो देवधर, ये भी मैं आपको 2-4 महीने के करंट अफेयर के बाद पढ़ाऊंगी कि यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जामताड़ा है ना, ये हर घर हर गांव पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला है, जो कि यही झारखंड में हो जाएगा। मई के टाइम में ये बताऊंगी कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा झारखंड को सम्मानित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने धूम्रपान बनने में जो पहले की अपने राज्य में, इसकी सराहना करने के लिए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये कौन बनी है? तो देखिए, जो आयशा मलिक है, इनका नाम डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की राजधानी आप देख सकते हैं, रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी के टाइम में तो एफएटीएफ लिस्ट में था, लेकिन अब एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आ चुका है नवंबर 2022 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप इसे कह सकते हैं। गीता मित्तल ना, ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की ये पूर्व न्यायाधीश है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्य कर चुकी है। सुमन बोडानी के बारे में यदि मैं बात करूं, ये पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सिविल जज बनी थी। और नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली वाटर टैक्सी सर्विस शुरू होने जा रही है? तो इसमें से जो बैंगलोर है, यहाँ पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत, मुंबई माफ कीजिएगा, मुंबई राइट आंसर होगा। मुंबई में पहली वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की जा रही है। और इन्फिनिटी हर्बस सर्विस ने
जो कि कंपनी इसके द्वारा इस वाटर टैक्सी की शुरुआत मुंबई से की गई है। वैसे यदि आप रिलेट करोगे ना तो हरियाणा का जो हिसार है यहाँ एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। वैसे ही गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की स्थापना करने वाला पहला शहर जो है ये बैंगलोर है। वाराणसी रोपवे फैसिलिटी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर, मतलब कि सार्वजनिक आवाजाही के लिए रोपवे सर्विस, जैसे आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं वैसे रोपवे। बात की जा रही भारत के पहले की, तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में, पहला जेंडर पार्क केरल, पहला एथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में, पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश, पहला डायनासोर पार्क गुजरात के महिसागर में, पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो एक्चुअल में फहरा दिया गया था, ये फहराया गया था राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में 15 जनवरी को जब सेना दिवस का आयोजन किया गया तब। 225 फीट लंबा था, 150 फीट चौड़ा और लगभग 1400 किलोग्राम वजनी था। यहाँ 1000 लिखा है, लेकिन जनवरी टाइम में मैंने बताया था लगभग आंकड़ा 1400 किलोग्राम के आसपास था, जो कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने बनाया था, केवीआईसी के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में आप जैसलमेर की लोकेशन कहाँ देख सकते हैं? देखिए, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, ये ठीक है। और इसी जैसलमेर में ना पहला हाइब्रिड प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा, यानी कि विंड सोलर प्लांट, ये स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या सबसे बड़ा क्या रिलेट कर सकते हो? धर्मशाला में तो सबसे ऊंचा स्टेडियम है ही, अभी फिर से वहीं पर बनेगा। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे बड़ा मोटरेबल सड़क का निर्माण, और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, अ, केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है गुजरात में? इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अब रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ये तांत्या मामा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे इनके नाम पर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी है। नौगढ़ उत्तर प्रदेश में इसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया, क्योंकि ना ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और भाई गौतम बुद्ध से रिलेटेड है ये भी। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, कर्नाटक में स्थित है, इसका नाम श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर, और मुगल सराय ये भी यूपी में, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन जो ऊपर 3 दिख रहे हैं हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? तो देखिए, 10 जनवरी को जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ, इंटरनेशनल हिंदी डे। क्योंकि देखो, इतना तो आप लोगों को मालूम है कि भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को। तो इस मौके पर अब 10 जनवरी के ही मौके पर यूनेस्को के द्वारा जो भारतीय विश्व विरासत धरोहर है, टोटल 40 ही आपको मालूम है, इसे हिंदी भाषा में भी छापा जाएगा। इसका पूरा डिटेल, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 स्थापना है, पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर, ऑद्रे अजौले इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। और फिर टोटल 40 विश्व विरासत स्थल है ना यूनेस्को में, 40वां ना गुजरात का धौलावीरा है, याद रखना। 39वां रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना वाला। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया है? तो जनवरी टाइम ही जो वी अनंत नागेश्वरन है इनकी नियुक्ति भारत की मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में की गई है। विवेक गोगिया बता ही चुकी है, एनसीआरबी के महानिदेशक नितिन गुप्ता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, भारत में प्रत्यक्ष कर को यानी कि डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है ना, इसे ही सीबीडीटी कहते हैं। तो नितिन गुप्ता इसके हेड है, और विनय कुमार त्रिपाठी में बता ही चुकी हूँ, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? ये टाटा ग्रुप को मिल चुकी है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, और वैसे अभी ना आईपीएल जो हुआ था 2022 वाला, वैसे 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इस बार 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 2 नई टीमें शामिल थी, एक तो गुजरात टाइटंस जो कि विजेता थी, हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में विजेता रही, और फिर दूसरी थी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो 2 नई टीमें शामिल हुई थी। हाल ही में मानव में पहली बार किस जानवर का हृदय ट्रांसप्लांट किया गया है? तो सुअर का। जिस व्यक्ति के ऊपर ये ट्रांसप्लांट किया गया था ना, बाद में इन व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो सुअर का
ये जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है, ये अमेरिका के इस व्यक्ति में किया गया था। डेविड बेनेट नाम था इनका। फेल हो गया था ये। वैसे हम देखें कि पहला हृदय प्रत्यारोपण दुनिया में कब किया गया? 1968 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। और भारत में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था ये 1994 में हुआ था वेणुगोपाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री अभी बनाए गए हैं पीरे ओलिवियर गोरिंचस। आईएमएफ के बारे में अभी वैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है। आईएमएफ में ना टोटल 190 मेंबर कंट्री और 190वां मेंबर कंट्री इसका एंडोरा है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुई थी, जो इसके अनुसार हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी 1945 में। कुछ नवीनतम अध्यक्ष में जैसे कि ओपेक के अध्यक्ष हैथम मलगिस, एससीओ के झांग मिंग, एडीबी के अशोक लवासा। ये अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष एडीबी के, भारतीय मूल के हैं, अपॉइंटमेंट हुई इसलिए मैं बता रही हूँ। उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। आईसीसी के ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। तो ये पूछा जा रहा है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां भारत का सबसे पुराना भालू, जिसकी उम्र 40 साल थी, ये देश का सबसे सुस्त भालू भी था, इसका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये जो वन विहार नेशनल पार्क है ना, ये भोपाल में अपर लेक के किनारे स्थित है, जो कि सुस्त भालू के लिए एक बचाव और प्रजनन केंद्र भी चलाता है। असम में स्थित है कांजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में ना एक नया, ये रिलेट कर सकते हो, ये मैं हालांकि अक्टूबर नवंबर में बताऊंगी, कि उत्तर प्रदेश में स्थित है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फियरनेस गवर्नेंस किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी गई है भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी के द्वारा। स्मृति ईरानी का जो पहला उपन्यास लॉन्च हुआ था, इसका नाम है लाल सलाम। रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनकी जो किताब है द थर्ड पिलर। वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, इनकी किताब का नाम हो जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष, ये भी जनवरी टाइम में बने थे, ये हो जाएंगे एस सोमनाथन। इन्होंने के शिवान का स्थान लिया था। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर हो जाएगा। वैसे ही मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक, और केवी कामत, ये डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसके महानिदेशक। कुछ अन्य नियुक्तियों में देखो, बीएसएफ के पंकज कुमार है, सीआरपीएफ के एसएल थाउसन, सीआईएसएफ के सीलवर्धन, और आईसीजी के वीएस पठानिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने को मंजूरी दे दी है? एक सेकंड रुकेंगे, पानी पी लूं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ना भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हो, कई बार इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ और आपके एग्जाम का पार्ट भी बन चुका है। भारत और रशिया के सहयोग से निर्मित ये मिसाइल है। मतलब भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी, इन दोनों का मिला जुला ये नाम है, ब्रह्मोस नाम है इसका। तो पूरी डील लगभग 37 से 40 करोड़ के बीच होने जा रही है। फिलीपींस की लोकेशन इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिलिपीनी पेसो इसकी करेंसी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला? अश्वेत यानी जो अमेरिका की नहीं है, जो श्वेत यानी गोरी नहीं है, तो ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला है। अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। और सिक्के की एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। और माया एंजेलो को बस नाम याद रखना, जो कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली महिला बन गई हैं। अमेरिका की लोकेशन, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है। इसकी कैपिटल, मतलब यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो जाएंगी। ये ग्रेट लेक है, होम्स के नाम से आप इसे जानते हैं। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। सुपीरियर सबसे फ्रेश वाटर लेक है। लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। कुछ अन्य में लद्दाख का है सिंधु दर्शन, ओडिशा का है राजा परबा। अभी 53वां आप कहेंगे, क्योंकि अभी नवंबर में संपन्न हुआ है 53वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव।
गोवा में, जिसमें कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था चिरंजीवी ने। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था किसने? एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है कार्लोस सौरा, वो उन्होंने। बोनालू, ये तेलंगाना में माँ काली का इसमें पूजा होता है, और तेलंगाना में ही एक बथकुम्मा फेस्टिवल जो कि फूलों का त्योहार है ये मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में फसलों का एक त्योहार है हरेली, ये मनाया गया। मध्य प्रदेश में एक आदि महोत्सव मनाया जाता है। दुनिया का सबसे उम्र दराज स्थलीय जीव कौन बना है? तो इसमें से देखिए जो जोनाथल कछुआ है, जोनाथल कछुआ लगभग लगभग इसकी उम्र 190 के आसपास थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया गया है। ठीक है, और ये सबसे उम्र दराज स्थलीय जीव बन गया है। गुलाबो भालू के बारे में बता ही चुकी हूँ। इसका निधन वन विहार जो कि भोपाल में स्थित उद्यान है, यहाँ इसका निधन हुआ 40 साल की उम्र में। और गंगा नदी डॉल्फिन, इस मतलब इसके संरक्षण के लिए जो पहला संरक्षण केंद्र है डॉल्फिन रिजर्व सेंटर, ये पटना में बन रहा है। डिकिंसोनिया सबसे पुराना पशु जीवाश्म जो कि भीमबेटका, ये भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ये पाया गया था आर्चियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो देखो फिर से मैं कहूंगी, आंकड़े जरूर याद रख लेने हैं। जैसे बाघ के आंकड़े हो गए, वन में कितनी बढ़ोतरी हुई, किस राज्य में ज्यादा वन है या नहीं है, आंकड़ों में। फिर जनगणना से सवाल, अभी इस साल की जनगणना नहीं हुई 2021 वाली, तो ये आपका ना 2011 वाले से ही पूछा जाता है अब जनगणना के सवाल। तो 2261 ये एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखेंगे, जिसमें कि 2261 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसमें किस राज्य ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, ये भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, तो मध्य प्रदेश ने की है। जनवरी में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जापान की जो नाओमी ओसाका थी ना, ये टॉप पर थी। इसमें कि टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु थी। ओवरऑल पीवी सिंधु 7वें नंबर पर थी। ठीक है, तो नाओमी ओसाका टॉप पर, इसके बाद सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की ही संन्यास ले चुकी हैं, दूसरे स्थान पर। और उसके बाद अमेरिका की ही वीनस विलियमसन थी। पीवी सिंधु के बारे में डिस्कशन हो गया। सेरेना विलियमसन के बारे में एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और इन्हें डॉन अवार्ड जो कि वहां का सर्वोच्च स्पोर्ट्स अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है। अब हर साल गणतंत्र दिवस शुरुआत कब से होगी? 23 जनवरी को। हालांकि 23 जनवरी को सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की भी शुरुआत की गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। सरकार के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेज डिस्कस मतलब घोषित किए गए हैं, जैसे कि कुछ कुछ बता देती हूँ, ये वाला तो हटा ही दीजिए। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस, वो तो है ही, विधि दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर वाला याद रखेंगे, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, इन्हें जब दीवार में चुनवा दिया गया था, तो इनके स्मृति में 25 जनवरी को वैसे हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखो 40 प्रश्न आज डिस्कस करते हैं, लगभग आधे घंटे हो ही गए, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो 41 नंबर से हम शुरू कर लेंगे कल का वीडियो। थैंक यू सो मच।